एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे वेरीलॉग आउटपुट क्वेश्चन से। इसमें हमें कोड दिया होगा बट हमें इसमें आउटपुट निकालना है कि हमारा क्या आउटपुट निकल के आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर ही हम सारा कोड लिखते हैं अपना। तो पहले मॉड्यूल दिया हुआ है, फिर उसके बाद हमें सप्लाई 1 VDD, सप्लाई 0 ग्राउंड, वायर, नेट। तो सप्लाई 1 सप्लाई 0 क्या है कि नेट के टाइप्स होते हैं ना, हम जैसे वायर डिक्लेयर कर सकते हैं वैसे ही हम सप्लाई 1 सप्लाई 0 भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो सप्लाई 1 अगर मैंने VDD दे दिया तो मतलब क्या, VDD की वैल्यू हमेशा लॉजिक 1 रहेगी। और जो सप्लाई 0 मैंने ग्राउंड दिया तो मतलब ग्राउंड की जो वैल्यू है हमेशा 0 रहेगी। तो यही मतलब होता है सप्लाई 0 सप्लाई 1 को अगर मैं डिक्लेयर करके वेरिएबल का नेम दूंगी तो यही होएगा, VDD की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और जो ग्राउंड की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, असाइन यूज कर रही हूँ। तो असाइन के यूज कर रहे हैं क्योंकि आउटपुट हमें वायर एक नेट है ना। तो हम असाइन कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि वायर के केस में हम मल्टीपल ड्राइवर्स यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल ड्राइवर्स, ओके। तो नेट या वायर के केसेस में हम मल्टीपल ड्राइवर्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ड्राइवर्स मतलब कि मैं एक ही वेरिएबल से दो इनपुट, एक ही वेरिएबल से मैं दो असाइन कर रही हूँ, दो असाइनमेंट्स कर रही हूँ एक ही वेरिएबल से, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि मैं दो असाइनमेंट्स कर रही हूँ, दो बार ड्राइव कर रही हूँ अपने एक ही वेरिएबल को, एक ही सिग्नल को मैं दो बार ड्राइव कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम वायर के केस में मल्टीपल ड्राइवर कर सकते हैं बट रेग में नहीं हो सकता क्योंकि प्रोसीजरल ब्लॉक में यूज आता है ना। तो रेग के केस में नहीं हो सकता बट वायर के केस में हम मल्टीपल ड्राइवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं नेट को, ये असाइन स्टेटमेंट दो लिखी है तो मतलब क्या होएगा कि ये दोनों पैरेलली रन होंगी मेरी, है ना। बट अगर इनिशियली ऑलवेज ब्लॉक होते हैं तो उसमें सिक्वेंशली रन होता है, बट असाइन में क्या होता है, पैरेलली रन होता है। तो मैंने दो असाइन लिखे हैं तो यहाँ पे पैरेलली रन होएगा, पैरेलल, है ना। तो अगर ये पैरेलली रन होएगा तो एक ही टाइम पर मैं नेट को वैल्यू दे रही हूँ VDD और उसी टाइम पर मैं जीरो वैल्यू दे रही हूँ। तो इस केस में क्या होएगा कि 1 और 0 दोनों मिल रहा है इसको सेम टाइम पर। तो मेरा आंसर क्या आएगा, x, अननोन, अननोन वैल्यू आएगी मेरी आंसर में। यहाँ पर डिस्प्ले में क्या दिखेगा मेरे को, एट टाइम 0 नेट इज x, तो यहाँ पर ये दिखेगा। बट अगर मैंने असाइन किया हुआ था 1 और एक असाइनमेंट मेरा मल्टीपल ड्राइवर्स में होता है z, तो मेरी आंसर क्या आता 1। और वैसे ही अगर मैंने 1 0 दिया होता तो मेरा अब आया x। और अगर मैंने क्या दिया होता 0 z दिया होता तो मेरा आंसर आता 0। ठीक है। तो मल्टीपल ड्राइवर्स के केस में आपको ये रिमेम्बर रखना है कि अगर तुम एक इनपुट दोगे z, मतलब हाई इम्पिडेंस इनपुट दोगे, तो जो एक तो हाई इम्पिडेंस है मतलब कुछ फ्लो ही नहीं हुआ ना, कुछ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ही नहीं हुआ करंट मेरा उस नेट में। तो जो जिस नेट में फ्लो हुआ वो आंसर आउटपुट पे आ जाएगा z और 1 के केस में। बट यहाँ पर क्या है, 1 और 0 दोनों ही ड्राइव हुए हैं। अगर z ड्राइव होता है यहाँ पर तो मतलब कुछ ड्राइव ही नहीं हुआ मेरा। तो उस केस में मेरा क्या आएगा, जो दूसरा इनपुट है 1 या उसमें या 0, तो वो आउटपुट पे आ जाएगा मेरे को क्योंकि उसमें एक ही ड्राइव हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने रेड में ए और बी अपना 4 बिट्स का डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। फिर इनिशियल बिगिन में मैं इसको वैल्यूज दे रही हूँ। 4 बिट का डेसिमल है 1 और 2। ए और बी में मेरा क्या है, ए में है 1 वैल्यू, बी में है 2 वैल्यू। ठीक है। तो उसके अंदर फिर मैं ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज करी हूँ। ये एक होता है ब्लॉकिंग और एक होता है नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग किस लिए यूज करते हैं हम, सिक्वेंशली रन करने के लिए, क्योंकि ये ब्लॉक करता है स्टेटमेंट्स को, है ना। अगर मैंने एक वैल्यू 2 लिखा है तो जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। बट नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है, सारी स्टेटमेंट पैरेलली रन होगी। अगर मैं लिखूंगी तो ये दोनों एक ही टाइम पर पैरेलली रन होंगी। बट ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी ब्लॉकिंग में तो ये अगली स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। तो ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब भी हमें समझ में आ गया इसमें, है ना। तो अब क्या होएगा कि यहाँ पर मैंने a इक्वल टू बी कर दिया।
तो पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अब बी की वैल्यू अब ए में चली जाएगी 2, है ना। तो ए की वैल्यू होगी अब मेरी 2, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। ये तो सिंपल है, नॉर्मल है हमारा ब्लॉकिंग वाला केस, तो हमारा बहुत सिंपल है कि पहले ये रन होएगा, पहले ये रन होएगा फिर उसके बाद ये रन होएगा। तो पहले जब a इक्वल टू मेरा b आया, मतलब 2 आ गई वैल्यू, a इक्वल टू 2 हो गया, फिर उसके बाद b एग्जीक्यूट हुआ, है ना। तो अब b वाले में क्या आ गया, b के अंदर आ गया 5, तो a इक्वल टू 2 आ गया और b इक्वल टू 5 आ गया मेरा ब्लॉकिंग केस में। ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इनिशियल पे आते हैं हम, ये है नॉन ब्लॉकिंग का केस। तो इस केस में क्या होएगा, पहले मैंने a इक्वल टू 1 कर दिया, फिर b इक्वल टू 2 कर दिया। अब नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है कि दोनों पैरेलली रन होंगी। तो इस केस में a इक्वल टू b की जो जो RHS वैल्यू होती है वो अपडेट हो जाती है, बट जो LHS वैल्यू होती है वो एक टाइम स्टैम्प बात होती है ना। इसके अंदर अपडेट ए, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है वो अलग रीजन में अपडेट होती है ना। तो आपने रीजन्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो ये अलग एक सिमुलेशन नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे अपडेट होंगी वैल्यूज, है ना। तो फिर अब क्या है कि यहाँ पर वैल्यू, अब तुम सोच रहे होगे तो यहाँ पर सेम कैसे आ गई 2 और 5, अगर ये पहले रन होनी चाहिए थी तो फिर जो ए की जो ऑलरेडी वैल्यू थी ए इक्वल टू 1, और जो बी की वैल्यू थी बी इक्वल टू 2, वो प्रिंट होना चाहिए था, है ना। बट यहाँ पर क्या है कि मैं डिले दे रही हूँ #1 का डिले दिया मैंने, तो क्या हुआ कि ये जो LHS वैल्यू थी वो भी अपडेट होकर मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो ये अपडेट होकर मेरे को आंसर मिल गया। बट अगर मैंने यहाँ पे #1 नहीं लिखा होता, आप ये अपने सिमुलेटर में रन करके चेक कर सकते हैं, तो मेरे को प्रीवियस जो ओल्ड वैल्यू थी ए और बी की वही मिलती है आंसर में। मेरे को ये जो न्यू वैल्यूज हैं 2 और 5 वो नहीं मिलती। Okay, now we are moving to the next question. So इस क्वेश्चन में हमें मॉड्यूल दिया हुआ है फिर से, फिर उसके अंदर मैंने एक सिलेक्ट लाइन दी है 4 बिट की और एक आउट दिया मैं 4 बिट का, ठीक है। तो अब मैंने इसमें केस स्टेटमेंट यूज करा हुआ है। तो केस 3 तरह के होते हैं, एक होता है केस, केस एक्स और केस जेड, है ना। 3 तरह के होते हैं हमारे। तो जो केस होता है उसमें हमारा 1 0 x और z ये सारे इनपुट्स होते हैं। केस x में 1 0 ही हमारा इनपुट होता है खाली, बट केस z में क्या होता है 0 1 और x हमारा इनपुट होता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो केस है उसमें डोंट केयर नहीं होते ये x और z, बट जो केस x है उसमें x और z दोनों डोंट केयर होते हैं, बट जो केस z होता है उसमें खाली हमारा x को छोड़कर z डोंट केयर होगा, z हमारा खाली होएगा डोंट केयर, ठीक है। तो ये तीनों केसेस होते हैं हमारे। बट यहाँ पर अभी मैंने अगर केस x दिया हुआ है तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट लाइन पास करी है, तो जो भी इस सिलेक्ट लाइन में वैल्यू होगी वो यहाँ पर अगर मैच हो गई किसी भी कंडीशंस में तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी मेरी डिस्प्ले में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सेलेक्ट लाइन अगर मैंने 1 0 x1 दी है, तो केस एक्स के केस में एक्स बी एंड जेड बी सब डोंट केयर होते हैं हमारे। तो यहाँ पर 1 0 x1 तो ये डोंट केयर है, तो इसकी वैल्यू मैं 0 भी ले सकती हूँ 1 भी एज अ डिक्लेयर करके कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 0 x1 लिखा तो यहाँ पर 0 भी लिख सकती हूँ या 1 भी लिख सकती हूँ, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी 1 0 0 1, है ना। तो मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा 1 0 x1 और आउट पे 1। अब यहाँ पर तो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे 1 0 x1 क्यों लिखा है, यहाँ पर 1 0 0 1 क्यों नहीं लिखा, है ना। तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं आउट के अंदर वैल्यू पुट कर रही हूँ ना, सिलेक्ट के अंदर तो यही वैल्यू है, वो तो बस मैं मैचिंग कर रही हूँ इन केसेस के साथ पे क्या मेरा आउटपुट पे आएगा।
आउटपुट पे, है ना, आउट पे क्या आएगा मेरा। तो मैं के सिलेक्ट लाइन के अंदर कुछ भी नहीं डाल रही, सिलेक्ट लाइन के अंदर जो मेरे को यहाँ पर बाइनरी में है, बाइनरी में है ना मेरा स्पेसिफायर यूज किया बाइनरी वाला, तो केस सेलेक्ट लाइन के अंदर तो मेरा ये 10x1 ही है पड़ा हुआ है ना, तो ये 10x1 मेरा आउटपुट पे आ जाएगा, आउट पे आ जाएगा 1, यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन मैच हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस केस में एक हमारा नई चीज हो रही है कि हमने क्वेश्चन मार्क यूज करा है ना, तो अब मैंने क्वेश्चन मार्क यूज करा है, बट ये केस हमारा कौन सा है, नॉर्मल वाला केस है, नॉर्मल केस है ये हमारा। हमारे पास तीन केसेस होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल केस, दूसरा होता है केस z, और तीसरा होता है केस x, है ना। तो नॉर्मल केस में कोई भी डोंट केयर नहीं होता, ना ही क्वेश्चन मार्क, ना ही x, ना ही z, कुछ भी डोंट केयर नहीं होता, ये एज अ नॉर्मल केस में 1 0 1 x z ये सारे इनपुट्स होते हैं। ओके, तो ये सारे इनपुट्स होते हैं। तो इस केस में अब मैंने सिलेक्ट लाइन मैंने दी केस के अंदर 1 1 0, है ना, सिलेक्ट लाइन मैंने दी 1 1 0, तो ये किसके साथ मैच होएगा, देखो जो नॉर्मल केस है उस केस में जो क्वेश्चन मार्क है वो बस जेड के साथ ही मैच होएगा, और वो किसी के साथ मैच नहीं होगा। ये आप सिमुलेटर में भी रन करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखोगे 1 जेड जेड, तो मैं एक बार सही से लिख देती हूँ। अगर आपका मैंने सिलेक्ट लाइन का इनपुट दिया होता 3 बिट 1 जेड जेड, तो इस केस में फर्स्ट कंडीशन चल जाती और मेरे को आउटपुट आता 5 1 1 0। ठीक है, तो इस केस में मेरे को ये आउटपुट मिलता। और अगर मैंने इनपुट दिया होता 1 1 जेड, तो मेरे को सेकंड वाला चलता है, ये 6 आउटपुट में मिलता मेरे को 6। बट इस केस में क्या होएगा, मैंने सिलेक्ट लाइन दी है 1 1 0, तो ये थर्ड वाले के साथ मैच हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्यों होगा, क्योंकि ये नॉर्मल केस है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो हमारा डोंट केयर नहीं होता, वो एक जेड के साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी जेड का क्या मतलब होता है, हाई इम्पीडेंस, है ना, तो वो उसके साथ मैच हो जाएगा खाली, बाकी और किसके साथ मैच नहीं। तो आप एक बार देख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट वाइज ऑपरेटर के ऊपर, है ना। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनरी ऑपरेटर मान लो आप, है ना। तो यूनिटरी ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास एक ही ऑपरेंड होता है, तो वन ऑपरेंड। यूनरी में होता है हमारे पास वन ऑपरेंड, तो यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास होता है खाली एक ही ऑपरेंड। सो अगर मैंने यहाँ पर 4 बिट का दिया, ए की वैल्यू मैंने दी ए इक्वल टू 4B1101। आपको यहाँ पे इसका मतलब तो पता ही ना कि साइज, फिर हम लिखते हैं टिक, फिर हम लिखते हैं साइज फॉर्मेट, फिर हम लिखते हैं बेस फॉर्मेट, फिर हम लिखते हैं बेस फॉर्मेट, फिर उसके बाद लिखते हैं हम नंबर। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं साइज टिक, फिर बेस फॉर्मेट, फिर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, साइज लिखा है, फिर उसके बाद मैंने 1B लिखा है कि बाइनरी में है, तो इस बार मैंने नंबर लिख दिया, क्या नंबर है 1101। ओके, तो मेरा अगर ये नंबर है, तो अगर मेरा ये नंबर है, तो अब मेरे को इस पे मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ एंड ऑफ ए। तो मैं एंड कर रही हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑपरेंड है, तो मतलब क्या होएगा कि मेरे जितने भी यहाँ पर नंबर बिट्स दी हुई हैं, हर बिट का एंड हो जाएगा और मेरे को मिल जाएगा आउटपुट पे। फिर 1 1 का क्या होएगा, 1 होएगा, 1 0 का 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से इसका एंड होएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरे को 0 आएगा। तो एंड ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरा 0। ठीक है,
फिर अब नेक्स्ट चलते हैं और पे। तो अभी मेरे को एक मिल गया है आउटपुट। अब चलते हैं और पे। तो अब 1101, तो इसका इन दोनों का और, इन दोनों का और, इन दोनों का और, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर हर बिट्स का और हो जाएगा अगर एक ही ऑपरेंड है मेरे पास। तो यहाँ पर 11 का 1, 10 का 1 ही आएगा, फिर 01 का भी 1 ही आएगा, 11 का 10, फिर उसके बाद 1 ही आया, 11 का फिर 1 ही आएगा, है ना। तो मेरा आउटपुट पे आ जाएगा 1। फिर अब नेक्स्ट है हमारा एक्सॉर। मेरे को 1101 का एक्सॉर करना। तो इन सब का आप हर बिट्स का एक्सॉर हो जाएगा। जो मैंने वहाँ पर ए की वैल्यू दी थी ना, तो वहाँ पे लिखा है मैंने एक्सॉर ए, तो हर बिट्स का मेरा एक्सॉर हो जाएगा। तो 11 का क्या होता है, अच्छा एक्सॉर का एक बहुत सिंपल सा याद रखने का तरीका होता है, एक्सॉर गेट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे मान लो ए बी और वाई है, इसकी ट्रुथ टेबल ऐसे होती है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 0 पे मेरा क्या आउटपुट आता है, 0 आता है, 0 1 पे आता है 1, 1 0 पे आता है 1, और 1 1 पे आता है 0, ठीक है। और अगर मेरे को इसको अच्छे से याद रखना है तो क्या है कि मेरे जब सेम इनपुट्स हैं, सेम इनपुट्स मतलब 1 1 0 0 सेम इनपुट्स है ना, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बट अगर मेरे डिफरेंट इनपुट्स हैं, 0 1 या 1 0 डिफरेंट है ना, ए पे डिफरेंट है, बी पे डिफरेंट इनपुट है, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी आउटपुट पे। तो इससे हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम है तो आंसर आएगा 0। फिर 0 0 क्या आएगा, 0 के साथ एक्सॉर 0 क्या होगा, ये भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा 0। फिर उसके बाद 0 के साथ हमने करना है 1 का एक्सॉर, तो डिफरेंट हो गई ये, है ना। तो डिफरेंट इनपुट्स पे क्या आता है, आंसर 1 आता है। तो मेरा एक्सॉर ए क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा मेरा आउटपुट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी हम ऑपरेटर्स का ही यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में भी। तो इसमें पहले मॉड्यूल लिखा, फिर मॉड्यूल का नाम, फिर मैंने रेग को डिक्लेयर करा, ए और बी को मैंने एज अ रेग डिक्लेयर करा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ए को वैल्यू दे दी एक्स, और बी को क्या मैंने वैल्यू दे दी 1। तो मेरी ए की वैल्यू एक्स है और बी को वैल्यू दे दी मैंने 1। तो यहाँ पर ए एंड बी करा अगर मैंने, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें आएगी 1 आएगी, नहीं इसमें आएगी एक्स, और ये क्या आएगी मैं बताती हूँ मैं, और इसमें क्या आएगी ए और बी। तुम कहोगे ना कि एक अगर अननोन है और दूसरा 1 है तो मेरी वैल्यू 1 आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे ए और बी अगर मैं करूँगी, अगर मैंने करा ए और बी, तो मेरी आंसर की वैल्यू आएगी 1। तो मेरी इसकी वैल्यू आएगी 1, बट मेरी एंड की नहीं आएगी, एंड की आएगी एक्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो और है, और ऑपरेटर है, उसमें कोई भी तुम्हें उसको ट्रुथ टेबल बनाओ, 0 0 पे 0 रहेगा, यहाँ पर बाकी जगह 1 है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी है कि जब भी इनपुट में 1 आ रहा है, कभी भी आ रहा है इनपुट पे 1, तो मेरा आउटपुट क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो सिमुलेटर क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरा एक इनपुट तो 1 है ही ना, मेरा बी की वैल्यू मेरी 1 थी, तो एक इनपुट तो 1 है ही, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। उसको एक्स को अननोन, चाहे वो 0 है या 1 है, तभी मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि एक इनपुट तो मेरा 1 हो ही गया है। बट एंड के केस में ऐसे नहीं हो सकता। एंड के केस में क्या होता है, 0 0 0 और 1 होता है, इन दोनों इनपुट को मेरे 1 होना पड़ेगा मेरे को 1 आंसर देने के लिए। तो अननोन जब वैल्यू है मेरी एक्स की, तो वो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है अननोन वैल्यू। अगर 0 हो गई तो फिर मेरा, अगर मैंने आउटपुट पे 1 दे दिया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, कि यहाँ पर ए 0 था और मैंने आउटपुट में 1 दे दिया, बट ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स, अननोन वैल्यू।
तो आप ये कोड अपना रन करके भी देख सकते हो कि मेरी अननोन वैल्यू आ रही है नहीं आ रही एंड के केस में, और के केस में मेरी 1 आ रही है वैल्यू या नहीं। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब इस क्वेश्चन में भी हम ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हम मैं निकाल रही हूँ नॉट ऑफ एंड ए। तो ये क्या है, रिडक्शन एंड है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन एंड। अगर आप अब ये सोचोगे कि जो मेरा ए है, ए में क्या वैल्यू है, 1 1 0 1, है ना, तो आप ये बोलोगे अगर कि इन सबका नैंड हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये है रिडक्शन एंड। रिडक्शन एंड में क्या होता है कि इन सारी बिट्स का जब एंड हो जाएगा तो लास्ट में जो आउटपुट आएगा उसको नोट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या आउटपुट आएगा हमारा, अगर मैंने दिया 1 का एंड 1 तो 1 आएगा, फिर 1 0 का 0 आएगा, फिर उसके बाद 0 1 का फिर 0 आएगा, फिर उसका एंड कर देंगे मतलब नोट कर देंगे, तो लास्ट में जो 0 आएगा उसको नोट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरा आउटपुट पे आ जाएगा 1। ठीक है, नॉट नॉट ऑफ एंड की वैल्यू आ गई है मेरी 1। ठीक है, और यहाँ पे मैच करते हैं तब तक। 3 केसेस में 1 है तो ये एक केस तो नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो इस केस में क्या दिया हुआ है हमें, इस केस में ए एक्सॉर बी करना है। ठीक है, तो ए एक्सॉर बी करना है मेरे को हर बिट्स का, तो मैंने क्या किया, 1 1 0 1 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है, 1 0 1 0। तो जब भी तुम्हें करना है तो ऐसे थोड़ा कन्वीनियंटली लिख लो ताकि तुम्हें इजी रहे, वरना तुम एक के साथ एक करके करोगे तो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अब क्या है कि सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0। अब ये डिफरेंट इनपुट्स है ना, 1 1 1, बट बहुत ईजी है। अगर डिफरेंट इनपुट्स है तो आंसर आएगा 1, अगर सेम इनपुट्स है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगी वैल्यू, ए एक्सॉर बी की मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 0 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैच करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को अभी ये वाला सही रह रहा है ना, यहाँ पर मेरा 0 1 1 1 और 1 मेरा आ चुका है, ए की वैल्यू है ना, तो मेरे को ये वाला सही होगा, बी वाला ऑप्शन। तो फिर उसके बाद अब एक्सॉर ए, तो एक्सॉर ए में क्या करूँगी, एक्सॉर ए में क्या है कि अब इन बिट्स जो एक ही बिट्स हैं उनका एक्सॉर करना है, आपस में इन बिट्स का एक्सॉर करना है, 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1। तो इसमें क्या आउटपुट आएगा, 1 1 का एक्सॉर कितना होएगा, सेम इनपुट्स है तो आंसर आएगा 0, फिर 0 एक्सॉर 0, फिर सेम इनपुट्स है फिर आएगा 0, फिर 0 एक्सॉर 1, फिर क्या आंसर आएगा 1। तो मेरा ए एक्सॉर ए का क्या वैल्यू हो जाएगी, 1। ठीक है,